हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, समझते हैं वाटर रिसोर्सेज के बारे में। वाटर रिसोर्सेज इस प्रकार के सोर्स हैं जिनका इस्तेमाल ह्यूमन के लिए, एनिमल के लिए, प्लांट्स के लिए, इकोसिस्टम के लिए, इन सभी के लिए हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पानी का इस्तेमाल किया जाता है। वो एग्रीकल्चर के फॉर्म में हो सकता है, इंडस्ट्री के में हो सकता है, या एनर्जी प्रोडक्शन में, मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस में, इन सभी चीज़ों में पानी की ज़रूरत होती है। पानी एक प्रकार का संसाधन है। अब पानी हमें लोग को मिलता कहाँ से है? तो पानी हमको कई जगह से मिलता है। एक होता है जिसको बोलते हैं सरफेस वाटर। सरफेस वाटर वो पानी है जो कि सतह पर है। ये पानी नदियों में हो सकता है। बहुत सारी नदियाँ हमारे देश में बहती हैं। 2000 से ज़्यादा नदियाँ हमारे देश में बहती हैं, जिसमें 400 बड़ी नदियाँ हैं। वहीं पर लेक्स और पॉन्ड, तो बहुत बड़ी बड़ी लेक्स भी हैं और छोटे पॉन्ड भी पाए जाते हैं। इसके अलावा रिजर्वायर एंड डैम में भी पानी पाया जाता है। जब हम लोग कोई डैम बनाते हैं तो उसके पीछे एक रिजर्वायर होता है जहाँ पे ढेर सारा पानी इकट्ठा होता है। तो ये भी एक प्रकार से पानी का संसाधन है। नदियों से हम लोग नहरें निकालते हैं, या जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट होते हैं उनसे हम लोग नहरें निकालते हैं। ये भी एक प्रकार का सरफेस वाटर में एडिशन होता है, और इसका इस्तेमाल हम लोग सिंचाई के लिए, पीने के लिए, इंडस्ट्री के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए भी करते हैं। जब हम लोग इसमें शिप चलाते हैं या हम लोग इसमें कोई क्रूज़ वगैरह चला रहे होते हैं। इसके बाद दूसरा जो पानी होता है वो होता है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर जो होता है वो पानी की सतह के नीचे है। ये जो पानी है, ये एक्वीफर्स जो होते हैं उनके अंदर पानी जाकर के स्टोर होता है। जब बारिश होती है तो पानी छन करके नीचे चला जाता है। ये पानी एक्वीफर्स में जाकर के जमा हो जाता है और एक वाटर टेबल का निर्माण करता है। ये जो वाटर टेबल होती है, इसमें हम लोग पंपिंग सेट, हैंड पंप, बोरवेल, ये सब लगा करके इस पानी को हम लोग निकालते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये जो पानी होता है ये बहुत ही कम पॉल्यूटेड नहीं होता है। ये शुद्ध पानी होता है और लगभग पूरे साल ये पानी मिल पाता है। वहीं पर जो ग्राउंड वाटर होता है, जो नदियों का पानी है, नहरों का पानी है, वो सूख जाएगा, पॉन्ड का पानी सूख जाता है। मगर इसके साथ प्रॉब्लम कहाँ पर है कि कभी कभी लोग इसको ओवर एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं। पानी का ज़रूरत से ज़्यादा जब दोहन किया जाता है या गैर जिम्मेदाराना लोग जो है रवैया अपनाते हैं और बहुत सारा पानी बर्बाद करते हैं, गाड़ियों को धुलने में, घर धुलने में, या इस तरह के, जहाँ पर ओवर यूज़ हो रहा है। तो ऐसे क्या होगा, ऐसे में जो वाटर टेबल है वो डाउन हो जाएगा और पानी की फिर कुछ दिनों के बाद कमी होने लगेगी। तो इससे जो होता है जल स्तर बहुत तेज़ी से घटता है और इसके अंदर कभी कंटामिनेशन की भी समस्या होती है। जैसे कि उन्नाव का जो क्षेत्र है वहाँ पर लेदर की फैक्ट्रीज़ हैं, जहाँ पर जो लेदर है उसको केमिकल से वॉश किया जाता है। ये केमिकल जब बिना ट्रीट किए बहा दिया जाता है तो ये पानी के द्वारा ये एब्जॉर्ब होके सॉइल में चला जाता है, सॉइल से वाटर में चला जाता है, जहाँ पर ये उस सिस्टम को ख़राब कर देता है। तो ऐसे बहुत सारे पोल्यूशन होते हैं जो कि ग्राउंड वाटर को भी ख़राब कर सकते हैं। हालांकि सरफेस वाटर ख़राब होना ज़्यादा आसान होता है। नदियों में जो एग्रीकल्चर जो हम लोग फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं या पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, ये वॉश होके वहाँ पे नदियों में पहुँच जाएंगे, नहरों में पहुँच जाएंगे बह करके, और फिर ये पूरी फसल को या हमारी जो है लाइफ साइकिल के अंदर कहीं ना कहीं इंटर कर जाते हैं। तो पानी के जो संसाधन होते हैं उनकी ज़रूरत इसलिए होती है कि हमें डोमेस्टिक यूज़ के लिए पानी चाहिए होता है, पीने के लिए, खाने के लिए, धोने के लिए। वहीं पर एग्रीकल्चर के लिए हमें ज़रूरत होती है फसलों के लिए। वहीं पर इंडस्ट्री में कूलिंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पर एनर्जी जनरेशन में हाइड्रो पावर जो होते हैं वो एनर्जी जनरेशन का काम करते हैं। इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए फॉरेस्ट में या वेटलैंड, वाइल्ड लाइफ के सर्वाइवल के लिए पानी की ज़रूरत होती है। पानी की होती जा रही कमी, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। तो जब पानी की मांग ज़्यादा हो जाएगी और सप्लाई कम हो जाएगी तो स्कैर्सिटी ऑफ वाटर हो जाएगी, पानी संसाधन कम होने लगेंगे। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि रैपिड जो है पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। अब देखिए बहुत सारी जगहों पर जो लोग होते हैं,
जैसे कि मध्य प्रदेश में आप बहुत जगह पे देखेंगे कि लोग बहुत दूर दूर से पानी लेने के लिए जाते हैं, या राजस्थान में भी बहुत दूर दूर से पानी लेने जाना पड़ता है। अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर आपको फ्रेश वाटर अवेलेबल है तो आप बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं। अदरवाइज़ बहुत सारी जगहों पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो दिन भर लोग सिर्फ पानी का इंतज़ाम कर रहे होते हैं। चूँकि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है तो यूज़ ज़्यादा हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, वहीं पर ग्राउंड वाटर का अत्यधिक इस्तेमाल या दोहन किया जा रहा है, ये भी एक समस्या है। रेनफॉल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है, कहीं पर बहुत सारी बारिश हो जाती है तो वहाँ पर पानी जो है एक्वीफर्स में आके भर जाएगा। जहाँ पर बारिश नहीं हो रही है तो वहाँ पर जो वाटर टेबल होगा वो बहुत ज़्यादा डाउन होगा, तो ऐसी जगह पर पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम होगी। वहीं पर पोल्यूटेड वाटर बॉडीज़ हो गई हैं, तो पानी है मगर वो इस्तेमाल के लिए नहीं है। मान लीजिए बहुत सारे पॉन्ड्स होंगे मगर वो पॉन्ड इतने गंदे हो गए हैं कि अब उनका उस पानी का किसी के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, इवन एग्रीकल्चर के लिए भी उसको यूज़ नहीं कर सकते। वहीं पर क्लाइमेट चेंज की सिचुएशन हो रही है, कहीं सूखा पड़ने लगता है, तो बहुत सारे जो है मौसम में बदलाव हो रहे हैं, तो सूखे की भी स्थितियाँ आ जाती हैं। वाटर कंजर्वेशन होता है पानी को बचाना, एक तकनीक है जिसको बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग में पानी जो होता है, जो रेन वाटर है, उसको कहीं ना कहीं स्टोर कर लिया जाता है। जब पानी बरसता है तो जो बड़ी छतें होती हैं उस पानी को नीचे ज़मीन में ले जा करके एक टैंक बनाते हैं, और टैंक में उस पानी को पहले फ़िल्टर किया जाता है और इसके बाद फिर वो पानी छन करके जो है एक्वीफर्स में चला जाता है। ये एक टेक्निक है जिसको ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है यहाँ से। दूसरा रिचार्ज जो है पिट्स के द्वारा, छोटे छोटे गड्ढों के द्वारा, वेल्स के द्वारा भी ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। इसके बाद दूसरा जो मेथड होता है पानी को बचाने का वो होता है इफ़िशिएंट इरिगेशन। जब सिंचाई में हम पानी बहुत ज़्यादा बर्बाद ना करें, इसके लिए ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, जो हम लोगों ने इजराइल से बहुत सारी टेक्निक सीखी हैं पानी को बचाने की, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा वाटरशेड मैनेजमेंट जो होता है, इसमें चेक डैम्स बनाए जाते हैं, कंटूर बंडिंग की जाती है, फॉरेस्टेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो चेक डैम्स वो होते हैं कि अगर मान लीजिए किसी गांव का पानी बह करके किसी नाले से जहाँ से गुजरता है और नदियों में जाता है, तो वहाँ पर उस पानी को बहने से रोकने के लिए बोरी में मोरंग, बालू भर करके वहाँ पर रख दिया जाता है, जिससे वो पानी अब आगे नदियों में ना जा कर के पानी वहीं पर रुक जाएगा। अब वो पानी जो है वो फर्दर जो है एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए, जानवरों के लिए वो इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह से चेक डैम जो होते हैं वो काम आते हैं। कंटूर बंडिंग होती है, और एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि पेड़ों को लगाया जाना। तो जब पेड़ ज़्यादा होते हैं तो बारिश भी ज़्यादा आती है, क्योंकि पेड़ ही हैं जो जाते हुए बादल होते हैं उनको ट्रैप करता है। किस तरह से ट्रैप करता है? क्योंकि वाटर वेपर है, वाटर वेपर लेडन है। अब जब पानी जिस जगह पर पेड़ होंगे तो वहाँ पर वाटर वेपर्स और ज़्यादा बढ़ेंगी। जब और ज़्यादा बढ़ेंगी तो बिल्कुल से बादल भारी हो जाएंगे, और भारी होने के बाद वो वहीं पर फूट जाएंगे। वो अपने क्रिटिकल लेवल से जब उनका वजन बढ़ जाएगा तो वहीं पर वो बरस जाते हैं। इसीलिए ऐसी जगहों पर जहाँ पर पेड़ ज़्यादा होंगे बारिश ज़्यादा होती है, जहाँ पर पेड़ कम होंगे वहाँ पर बारिश कम होती है। इसका मतलब ये नहीं कि 2-4 पेड़ कहीं लगा दिए तो वहाँ पर बहुत बारिश हो जाएगी। ऐसा एरिया जहाँ पर बहुत सारे पेड़ हों, जैसे कि मेघालय, सिक्किम, इन सब इलाकों में, नॉर्थ ईस्ट के इलाके या अंडमान के इलाके, इन सब में खूब बारिश होती है। उसकी वजह है कि वहाँ पर जो है बहुत सारे पेड़ हैं। अगला है जो है कैसे पानी का पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो सीवेज होता है उसको ट्रीट किया जाना चाहिए। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है, इंडस्ट्रियल इफ्लक्स है जो कि बाहर निकल रहा है, उसको सबसे पहले ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। केमिकल से उसको क्या कर सकते हैं, क्लोरिनेट कर सकते हैं, और भी चीज़ें होती हैं। उनको इस लायक बनाया जाए कि जिससे कम से कम वो सिंचाई के लायक हो जाए, फिर उसको छोड़ें। दूसरा, केमिकल जो है, केमिकल डंपिंग होती है उसको अवॉइड करना है। अब देखिए सिक्किम जो एक राज्य है जो कि हमारा लोग का जहाँ पर अब किसी भी केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं होता, ऑर्गेनिक फार्मिंग वहाँ पर 100% होती है। इसी प्रकार से और भी प्रदेशों में अब इसको बढ़ावा मिल रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग को, जिसमें कि कोई भी पेस्टिसाइड, कोई भी फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया जाता है। इस तरह का जो क्रॉप तैयार होगी वो क्रॉप बहुत ही हेल्दी होगी और इससे लोगों को बीमारियां नहीं होंगी। इसके बाद अगला है मल्टी रिवर
वैली प्रोजेक्ट जो होते हैं ये इस प्रकार के मल्टीपर्पज़ इसलिए होते हैं क्योंकि एक साथ बहुत सारी चीज़ों को ये बना दे रहे होते हैं। जैसे कि ये मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, जब डैम कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो सबसे पहला उद्देश्य होता है कि नहरें बनाना, क्योंकि पानी को रिजर्वायर में रोक दिया गया है और वहाँ से नहरें निकाली गई हैं और वो नहरें जो होंगी जो लोअर एरिया होगा उसको जो पानी इरिगेशन के लिए सप्लाई करेंगी। दूसरा काम होगा, जब पानी को छोड़ा जाएगा तो वहाँ पर जो पानी का फ्लो होगा वहाँ पर रोटर लगा दिए जाएंगे और वहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाएगा। इसके अलावा जो पीछे का एरिया है रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर बोटिंग कर सकते हैं, बोट क्लब बना सकते हैं और भी बहुत सारी जो वहाँ पर एक्टिविटीज़ जो की जाती है वाटर में वो की जा सकती हैं। इससे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास, जो बड़े बड़े बांध हैं, भाखड़ा नागल डैम हो गया, हीराकुंड, तेहरी डैम, अलग अलग जगह पे अलग अलग बांध हैं। तो इसके का फ़ायदा होता है कि एक तो फ्लड जो है कंट्रोल होता है, इरिगेशन के लिए इनका इस्तेमाल होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होती है, पीने के पानी की सप्लाई होती है। मगर इनके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं कि जिस जगह पर रिजर्वायर बनाया जाता है वहाँ पे जो गांव होते हैं वो खाली कराने पड़ते हैं। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन में इस प्रकार से एक जब जो है नर्मदा पर वो डैम बनने लगा तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बहुत समय तक का प्रोटेस्ट भी किया था कि हमें वहाँ से विस्थापित न किया जाए। इसके अलावा इन्वायरमेंटल डैमेज होता है। महाराष्ट्र में एक डैम बना जिसकी वजह से कोयना डैम, जिसकी वजह से भूकंप आ गया, क्योंकि उसका वजन इतना ज़्यादा होता है, इस वजह से भूकंप भी कॉज हो सकते हैं। अगला है सिल्टेशन ऑफ रिजर्वायर। इसमें बहुत सारा गाद सिल्ट जो है आके जमा होता रहता है जिससे कि इसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर भारत में वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया की बात करें तो भारत में जो संसाधन हैं लगभग 4% वर्ल्ड का फ्रेश वाटर भारत में पाया जाता है और जो रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है, कहीं पर ज़्यादा बारिश कहीं पर कम है। और नदियों का जो सिस्टम है वो हिमालयन नदियां हैं, पेनिसुलर रिवर्स हैं। हिमालयन रिवर जो होती हैं वो सादा नीरा है जिसमें साल भर पानी भरा रहता है, ईयरली जो इसके अंदर पानी रहेगा। वहीं पर जो पेनिसुलर रिवर होती हैं वहाँ पर जब रेनफॉल होगी उसी समय सिर्फ पानी रहता है, बाकी समय पानी सूख जाता है। थैंक यू।